स्वागत है दोस्तों डेरिक द अल्टीमेट पे। और आज का टॉपिक है पोलियोमाइलिटिस और इन्फेंटाइल पैरालिसिस। लेकिन टॉपिक पे चलने से पहले एक छोटी सी कहानी और उसके बाद अपना टॉपिक। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा और उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक बार की बात है, एक युवा छात्र जिसका नाम था माइल्स अमेरिका के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन की प्रयोगशाला में उनसे मिलने पहुंचा। आप थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में जानते हैं, जिन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए। हम इस बात पर कभी और चर्चा करेंगे। तो वो एडिसन से मिलने पहुंचा। एडिसन ने उसके आने का मंतव्य पूछा कि भाई आप यहाँ पर क्यों आए हो। माइल्स ने कहा, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने हेतु पढ़ाई कर रहा हूँ और उत्तीर्ण होने के बाद यदि मैं आपके यहाँ आपके सहायक के रूप में कार्य करने का मौका पा जाऊँ तो ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य रहेगा। यानी कि वह चाहता था कि वह एडिसन का सहायक बन सके। एडिसन ने कहा कि मैं आपकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ हूँ, आपकी आकांक्षा जानकर मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं उसे ही नियुक्त करता हूँ जिसने विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नया किया हो, जो विज्ञान के क्षेत्र में एक नया आविष्कार करके उनके पास आए। मैं वैसे ही किसी को नहीं रखता, कुछ आप नया करिए, उसके बाद आप जो है मेरे सहायक बन सकते हैं, वैसे नहीं। माइल्स रीस हचिसन, जो उनका पूरा नाम था, उन्होंने स्वयं को संकल्पित कर लिया। उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि मैं कुछ नया करके दिखाऊंगा और मैं महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन का सहायक बनकर दिखाऊंगा। इंजीनियर बनने के बाद उन्होंने अल्बामा मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। वह बहरेपन एवं कान से जुड़ी समस्त प्रणालियों को जानना चाहता था। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि एक इंजीनियर मेडिकल कॉलेज में इसलिए उसने प्रवेश ले लिया, उसने एडमिशन ले लिया क्योंकि वह जानना चाहता था कि आखिर कान की कार्यप्रणाली क्या है। उसने ये नहीं सोचा कि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ तो मेडिकल कॉलेज में मैं जाकर क्या करूँगा। यहाँ पर उसकी सोच कितनी अच्छी रही होगी, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इंजीनियर बनने के बाद उसने अल्बामा मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। वह बहरेपन एवं कान से जुड़ी समस्त प्रणालियों को जानना चाहता था ताकि बहरेपन का यांत्रिक उपचार ढूंढा जा सके। और दोस्तों, इच्छा शक्ति अगर आदमी में है तो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ संभव है। डॉक्टर बनते ही उस इंजीनियर ने कई माह के अथक परिश्रम से एक यंत्र बनाया और जिसका नाम था एकास्टोफेन। इस यंत्र की सर्वत्र चर्चा होने लगी, सभी जगह इस यंत्र की जो है चर्चा होने लगी कि एकास्टोफेन एक यंत्र बना है जो कि बहरेपन का इलाज कर सकता है। एडिसन को जब पता चला तो एडिसन ने उसे खुद बुलाया और अपना सहायक नियुक्त किया। एडिसन की प्रयोगशाला में उसे इस यंत्र को परिमार्जित करने का अवसर मिला और ब्रिटेन की रानी द्वारा भी हचिसन को सम्मानित किया गया। तो धन्य है इस आविष्कार को जन्म देने वाला जिसने सारा जीवन इसी में लगा लिया, और धन्य है वो गुरु जिसने एक नई राह दिखाई कि आप कुछ करके दिखाइए और उसके बाद आप मेरे पास आइए। इससे ये भी पता चलता है कि अगर आप में कार्य करने की इच्छा प्रबल है, कुछ कर दिखाने का आप में जुनून है, तो निश्चित तौर पर आपको ऐसा गुरु भी मिल जाएगा जो थॉमस अल्वा एडिसन जैसा हो, और आप अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा कर जाएंगे जो शायद किसी ने ना किया हो। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, पोलियोमाइलिटिस और इन्फेंटाइल पैरालिसिस। पोलियो, जिसके बारे में पता है कि जिनको हो जाता है उनको वो अपाहिज बना के छोड़ता है। तो पोलियोमाइलिटिस इज़ एन एक्यूट सिस्टेमिक डिजीज़ caused by RNA virus which replicates mainly in the gastrointestinal tract. In a very small percentage, approx 1% of cases, virus may reach the CNS and damage the anterior horn cells of spinal cord and occasionally medulla and motor
कॉर्टेक्स रिजल्टिंग इनटू वेरियस डिग्री ऑफ पैरालिसिस एंड रेयरली डेथ। तो पोलियो जो है बच्चों में होने वाला एक वायरस के द्वारा पैदा होने वाला रोग है, जो कि आरएनए वायरस होता है, जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है, और यह मनुष्य की पाचन नाल में वृद्धि करता है, रेप्लिकेट करता है, द्विगुणित होता है, और बहुत ही कम प्रतिशत में, लगभग 1% के आसपास यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सीएनएस में पहुंचता है और वहां की कोशिकाओं को क्षति पहुंचाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप मेरुरज्जु, मेडुला, मोर्टा, कॉर्टेक्स इत्यादि की क्षति कर बच्चों को पैरालिसिस यानी अपाहिज कर देता है, और कभी कभी बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। आगे बढ़ता हूँ, बात करता हूँ इसके जो है संक्रमण का उत्पन्न करने वाले विषाणु यानी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो पोलियो वायरस इज ए स्मॉल आरएनए वायरस विद 3 सेरोटाइप्स, टाइप फर्स्ट ब्रूनेहाइड, टाइप सेकंड लैंसिंग एंड टाइप थर्ड लियोन। टाइप फर्स्ट काजेज द पैरालिसिस इन चिल्ड्रेन। तो 3 प्रकार के विषाणु उत्तरदायी होते हैं संक्रमण के लिए जो पोलियो वायरस होता है। पहला ब्रूनहीड, दूसरा लांसिंग और तीसरा लियोन। जो बच्चों में काज पैरालिसिस करता है वो टाइप फर्स्ट यानी जो ब्रूनहीडे है या ब्रूनहाइड कह सकते हैं, वही पैरालिसिस करता है, अपाहिज बना देता है। अब बात करता हूँ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, संचार का माध्यम क्या होता है। इट इज़ मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू फेकल ओरल रूट, बट इट मे स्प्रेड फ्रॉम नासोफैरिंक्स ड्रॉपलेट्स मीन्स स्नीजिंग ड्यूरिंग एक्यूट स्टेज ऑफ द डिजीज और थ्रू कंटामिनेटेड फिंगर्स ऑफ द पेशेंट। तो इसके जो संचार का माध्यम होता है यह केवल मनुष्यों में होता है, और यह मनुष्य के मुख के स्राव, जिसे खांसी या आता है, जो उसकी ड्रॉपलेट्स होती हैं उसके द्वारा, तथा मल के द्वारा होता है जो स्टूल निकलता है, और इसके जिससे क्या होता है कि वायु के स्राव द्वारा सूक्ष्म मकड़ों के रूप में ये वायरस तैरते रहते हैं, छींकने खांसने से एक दूसरे के संपर्क में और खेलने से फैलते हैं। मल द्वारा संक्रमण मुख्यतः पानी द्वारा, भोजन द्वारा तथा दूध द्वारा भी फैलता है। मल द्वारा स्रावित विषाणु ये बहुत खतरनाक होता है, और इन्हें फैलाने में घरेलू मक्खियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मक्खियों के द्वारा ये स्प्रेड होता है। पोलियो के लिए हमारे सरकार ने बहुत सारी कार्यक्रम बहुत सालों से चलाए हैं, और लगभग 5,000 लोगों में एक केस देखने को अभी भी मिल जाता है, जबकि पोलियो मुक्त भारत अभियान अभी भी चलाया जा रहा है, और लगभग 95 से 100% के बीच में भारतवर्ष ने इसमें जो है इसको रोकने में सफलता पा ली है। अब बात करता हूँ इंक्यूबेशन पीरियड, जो उद्भवन काल होता है वायरस का। तो संक्रमण होने से बीमारी उत्पन्न होने में 1 से 2 सप्ताह का समय लगता है, परंतु किसी किसी अवस्था में यह 3 से 35 दिनों तक अपना जो उद्भवन काल है, इंक्यूबेशन पीरियड है, दिखाता है। यूजुअली इट्स इंक्यूबेशन पीरियड लाइज बिटवीन 7 to 14 days, बट इन सम केसेस इट इज़ 4 to 35 days। अब बात करता हूँ क्लिनिकल सिम्टम्स की, जो इसके लक्षण होते हैं, नैदानिक लक्षण जिन्हें कहते हैं। तो मेन यह 4 तरीके से अपने लक्षण दिखाता है। सबसे पहला होता है सब क्लिनिकल। इन दिस कंडीशन देयर आर नो सिम्टम्स सीन बट चाइल्ड हैविंग इन्फेक्शन ऑफ वायरस। सब क्लिनिकल का मतलब होता है शांत पोलियो। तो इसमें कोई लक्षण दृष्टिगत नहीं होते, दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन संक्रमण बच्चे में रहता है। दूसरा होता है अबॉर्टिव यानी निष्फल पोलियो, अधूरा एबॉर्टिव कहते हैं। तो इसमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे चिल है, फीवर है, फ्लू है, नाजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, बॉडी पेन। कौन कौन से होते हैं? चिल का मतलब हुआ सर्दी, जुकाम, ज्वर, मतली, उल्टी और सिर दर्द और शरीर में दर्द, और यह अवस्था 2 से 3 दिन तक रहती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए इसको निष्फल पोलियो कहते हैं या फिर एबॉर्टिव पोलियो कहते हैं। तीसरा है नॉन पैरालिटिक, अपंगताहीन लक्षण, नॉन पैरालिटिक सिम्टम्स।
तो इसमें क्या होता है, हेडेक, नाजिया, वॉमिटिंग, हार्डनेस इन बॉडी ऑर्गन्स एंड डिक्रीज इन मसल्स मूवमेंट। मीन्स इस अवस्था में बच्चों में सिरदर्द, मतली, उल्टी इत्यादि के लक्षण तीव्र हो जाते हैं तथा अंगों में कठोरता आने लगती है तथा पेशियों की गतिशीलता घट जाती है। जो मूवमेंट होता है अंगों में, बॉडी मूवमेंट होता है, वह धीरे धीरे कम हो जाता है। सबसे खतरनाक जो कंडीशन होती है वो पैरालिटिक होती है, या अपंगता या पक्षघात जिसे कहते हैं। पैरालिटिक सिम्टम्स में क्या होता है कि पैरालिसिस, प्रॉब्लम इन स्पीकिंग और कंप्लीटली ब्लॉक्ड वॉइस, फॉल इन रिस्पायरेशन, चेंज इन फेस डायरेक्शन, डेथ। कि वहाँ पर अपंगता या पक्षघात हो जाता है, आवाज़ निकालने में, बोलने में तकलीफ़ या आवाज़ का पूर्णतः बंद हो जाना, श्वसनपात हो जाना, रिस्पायरेशन जो है वो गिर जाता है, जो है आवाज़ निकलना बंद हो जाती है और इससे क्या होता है, बच्चों की मृत्यु ही हो जाती है। इसके अलावा मेडुला ऑब्लांगाटा में अपंगता हो जाने से चेहरे में टेढ़ापन या ऐंठन आ जाती है। तो ये तो हो गए 4 तरीके के सिम्टम्स, सब क्लिनिकल, एबॉर्टिव, नॉन पैरालिटिक और पैरालिटिक। हिंदी में अगर कहूँ मैं तो शांत पोलियो, निष्फल, अधूरा पोलियो, शांत पोलियो, निष्फल पोलियो और अपंगताहीन लक्षण और पक्षघात या अपंगता, 4 तरह के जो सिम्टम्स होते हैं। अब मैं बात करता हूँ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में आता है जो रोकथाम और बचाव। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ प्रिवेंशन में इम्यूनाइजेशन का। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है वैक्सीनेशन, यानी कि प्रतिरक्षिता हिंदी में कहेंगे, कि जो पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती हैं, मैं उसी के बारे में बात करता हूँ। इम्यूनाइजेशन इज़ द सेफ इफेक्टिव measure of preventing poliomyelitis. Both killed and live attenuated vaccines are available and both are safe and effective when used correctly. It is essential to immunize all infants by 6 months of age to protect them against polio. The polio vaccines are 2 types. तो बात करता हूँ कि इम्यूनाइजेशन बहुत ही सुरक्षित और पोलियोमाइटिस को रोकने का साधन है। दोनों तरह के स्टेन यूज किए जाते हैं, जो मरे हुए वायरस हैं और जीवित वायरस हैं। दोनों तरह की वैक्सीन्स अवेलेबल होती हैं। मैं बात करूंगा कि कैसे होती हैं, वैक्सीन कैसे बनाई जाती हैं, आगे किसी दिन मौका मिला। और ये बहुत ही सुरक्षित होती हैं और इनको अगर सावधानी से और सही तरीके से यूज किया जाए तो बहुत ही प्रभावी होती हैं। और यह बहुत आवश्यक होता है कि 6 महीने की आयु तक अगर किसी बच्चे को प्रोटेक्ट कर दिया जाए तो वो पोलियो से बच सकता है। तो 2 तरह की जो पोलियो वायरस होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला है साल्क या फिर इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इट इज़ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड बाय पैरेंट्रल इंजेक्शन बट नाउअडेज इट इज़ नॉट यूज्ड। यह कैसी होती है? इसमें पोलियो के विषाणुओं को निष्क्रिय करके वैक्सीन बनाया जाता है और जिसका प्रयोग पैरेंट्रल रूट से किया जाता है। पैरेंट्रल आंत्रेतर माध्यम, यानी कि जो इंजेक्शन का माध्यम कह सकते हैं, उसके द्वारा दिया जाता है। लेकिन आजकल इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो दूसरे टाइप की वैक्सीन है जिसको बोलते हैं सैबिन वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन। सैबिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे सैबिन नामक वैज्ञानिक ने 1957 में बनाया था, खोजा था, और इसीलिए इसका नाम सैबिन वैक्सीन कहा गया है। तो बात करता हूँ OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, वाज डिस्क्राइब्ड बाय सैबिन in 1957. It contains live attenuated virus type 1, 2, 3 grown in human diploid cell culture. It is to be stored in 4 degrees centigrade temperature. It is given orally in 3 doses. First dose when baby is approx 2 months age. Second dose at the age of something 2 years and third dose at the age of 5 years. अगर हिंदी में बात करूँ मैं तो जो OPV है, ओरल पोलियो वायरस या सैबिन वैक्सीन, इसकी खोज 1957 में सैबिन ने की थी
और इसे तीनों तरह के विषाणुओं को, जो तीनों तरह के मैंने बात की थी, 3 तरह के जो विषाणुओं के कल्चर होते हैं, उनको जीवित दुर्बलीकृत करके टीका बनाया जाता है और जिसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रखा जाता है। 1 साल तक इसकी आयु रहती है। तो इसमें क्या होता है कि 2 माह के अंतराल पर इसकी 3 खुराकें दी जाती हैं। पहली खुराक 1.5 माह से 2 माह के बीच में दी जाती है, बच्चे की उम्र जब 1.5 माह से 2 माह हो। इसके बाद दूसरी जो खुराक होती है वो 1.5 से 2 वर्ष के बीच में दी जाती है और तीसरी 5 वर्ष की अवस्था में दी जाती है। तो ये हो गया वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर एनी चिल्ड्रन टू प्रिवेंट पोलियोमाइलाइटिस। अब बात करता हूँ कि कैसे और बचा जा सकता है, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। सेकंड है आइसोलेशन ऑफ पेशेंट। थर्ड, सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। फोर्थ है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूरिन एंड फीकल मैटर। एंड फिफ्थ है इम्प्रूवमेंट इन पर्सनल हाइजीन। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट का मतलब हुआ कि पेशेंट को बिल्कुल ही अलग कर दिया जाए। वो पोलियो का पेशेंट है उसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाए, आइसोलेट कर दिया जाए। स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए और जहाँ तक हो सके तो उबाला हुआ पानी दिया जाए। पेशेंट के जो यूरिन और फीकल है, यानी कि जो उसका मल और मूत्र है, उसको सही तरीके से डिस्पोज्ड किया जाए, डिसइंफेक्ट करके डिस्पोज किया जाए। और इसके अलावा जो पर्सनल हाइजीन है यानी साफ़ सफाई है, उसमें पूरी तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए। अब बात करता हूँ उपचार की, ट्रीटमेंट की। तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर पोलियो। इफ़ पैरालिसिस डज ऑकर द चीफ ट्रीटमेंट इज़ रेस्ट। यानी कि कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट अभी भी पोलियो का नहीं है। अगर ये हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, तो आपने भी देखा होगा कॉमन लाइफ में ट्राईसाइकिल पे लोगों को चलते हुए कि उसका कोई इलाज अभी भी नहीं है। अगर जो है पैरालिसिस या पक्षाघात हो जाता है तो पेशेंट को रेस्ट के लिए, आराम के लिए कहा जाता है। ड्रग्स आर गिवन इन रिलीव पेन एंड टू इंश्योर रेस्ट। जो दवाएं दी जाती हैं वह उसके दर्द को रोकने के लिए और उसको आराम करने के लिए दी जाती हैं। आफ्टर द मसल पेन हैज़ डिमिनिश्ड, all the important joints of the body should be passively moved 2 to 3 times a day to prevent stiffness of joints, shortening of muscles and deformity। और जब बच्चे का मसल पेन यानी जो पेशियों में दर्द होता है उस पर कंट्रोल कर लिया जाता है, सामान्य अवस्था आ जाती है, फिर जोड़ों में गति कराई जाती है, व्यायाम कराया जाता है 2 से 3 बार, जिससे कि पेशियों में जो है खिंचाव ना आए, स्टिफनेस ना आए जॉइंट्स में, और जो मसल्स होती हैं वो छोटी पड़ने लगती हैं, वह चीज़ ना आए। इसके अलावा अपंगता ना उत्पन्न हो। तो पोलियो का अभी भी कोई उपचार नहीं है। वैक्सीनेशन सबसे बेहतर तरीका है, यानी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर सही तरीके से बच्चे को पोलियो की खुराकें दी जाती, पोलियो की जो वैक्सीन है उसकी खुराकें दी जाती हैं, तो भविष्य में इसके होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। और लगभग हमारे देश में सरकार ने बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया है पल्स पोलियो टीकाकरण का, और जिसकी वजह से काफ़ी हद तक इस पर नियंत्रण पा लिया गया है। उम्मीद है आज का टॉपिक आप लोगों के समझ में आ गया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। और स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। इसी के साथ फिर मिलते हैं। बाय बाय, सी यू।